हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आदर्श द्रव की क्या विशेषताएं होती हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है। पाइप बना लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ऊपर कुछ इस तरीके का उसका आकृति है। ये आपका पाइप हो गया। इस पाइप से हम मान लीजिए आदर्श द्रव प्रवाहित करा रहे हैं। इस पाइप से मान लीजिए आदर्श द्रव होकर प्रवाहित हो रहा है। तो आदर्श द्रव जो होता है वो धारा रेखीय रूप में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी हम यहाँ पे रेखाएं खींच सकते हैं। ये रेखाएं दरअसल आदर्श द्रव जो प्रवाहित हो रहा है यहाँ पाइप के अंदर, उसके अंदर मौजूद कणों के रास्ता को दिखा रहा है कि वो किस तरीके से प्रवाहित हो रहे हैं पाइप के अंदर। कोई भी रास्ता एक दूसरे को काटता नहीं है। और जो आदर्श द्रव होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो धारा रेखीय रूप में प्रवाहित होता है, तो उसके अंदर इस तरीके की संरचना नहीं होती है, अर्थात भंवर जैसा कोई संरचना नहीं होता उसके अंदर। सारे के सारे कण जो हैं वो प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। अब अगर बात करें आदर्श द्रव की विशेषताओं के बारे में, तो इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। पहला जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदर्श द्रव जो होता है वो धारा रेखीय रूप में प्रवाहित होता है। तो यहां बोल सकते हैं कि जो आदर्श द्रव होता है वो धारा रेखीय रूप में प्रवाहित होगा। प्रवाहित अर्थात वो नियमित प्रवाह, उसमें नियमित प्रवाह होता है। यहां लिख सकते हैं कि नियमित प्रवाह। नियमित प्रवाह, नियमित प्रवाह का क्या मतलब है, अथवा धारा रेखीय प्रवाह का क्या मतलब है? धारा रेखी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एक रेखा के ऊपर मान लीजिए एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ए बिंदु मान लेते हैं, तो इससे गुजरने वाले जो भी द्रव के कण होंगे उनकी रफ्तार नियत होगी ए पे। अर्थात कण कहीं से भी आकर अगर ए से गुजरता है तो उसकी रफ्तार v हो जाएगी, और ये सभी कणों के लिए बराबर होगी जो कि ए से गुजरेंगे। ए तथा ए बिंदु पर दाब जो होगा वो भी नियत होगा। तो ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण होता है जो आदर्श द्रव होता है वो दरअसल उसकी जो घनत्व होती है वो दरअसल नियत होती है। घनत्व उसकी नहीं बदलती है कभी भी। तीसरा जो विशेषता होना चाहिए आदर्श द्रव के पास, वो ये होना चाहिए कि उसके ऊपर उसके पास कोई घूर्णन गुण नहीं होना चाहिए। अर्थात वो कभी भी अपने अंदर रखे गए वस्तु पर बल लागू नहीं लगा सकता है। अर्थात इसके पास कोई भी घूर्णन गुण नहीं होता। तो यहां लिख सकते हैं कि कोई भी घूर्णन गुण नहीं, अर्थात घूर्णन गुण अनुपस्थित होता है। इस चीज को आप ऐसे से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक गेंद को पानी के अंदर डाल देते हैं, तो ये पानी के साथ प्रवाहित हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सीधे सीधे। ये घूमेगा नहीं, ये गेंद कभी भी इस तरह से घूमेगा नहीं। घुमा के आपने छोड़ा तो वो बात अलग है, लेकिन ये पानी कभी भी उसको घुमा नहीं सकता है, अर्थात उसके ऊपर कभी भी बलागुण नहीं लगा सकता है। और जो चौथा गुण होना चाहिए आदर्श द्रव के पास, वो ये होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी आंतरिक घर्षण नहीं होना चाहिए। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं कि आंतरिक घर्षण अनुपस्थित। ऐसा इसलिए करते हैं ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसके ऊपर ऊर्जा संरक्षण लगा सकें आसानी से। क्योंकि अगर उसके अंदर आंतरिक घर्षण मौजूद होगा तो एक द्रव की जो परत है वो दूसरे के ऊपर घर्षण बल लगाने लगेगी, तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा और ऊर्जा जो है वो क्षय होने लगेगा। इसलिए हम मानते हैं कि जो आदर्श द्रव होता है उसके अंदर आंतरिक घर्षण नहीं होता है। तो इन 4 विशेषताओं की मदद से हम पहचान सकते हैं कि एक द्रव आदर्श द्रव है कि नहीं। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। तो इस तरीके से मुख्य अवधारणा की मदद से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।